हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नोविंग अवर नंबर्स, है ना। इसका मतलब क्या होता है, पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं। चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, नोविंग मतलब जानना, अवर मतलब हमारे, नंबर्स मतलब नंबर, सबको पता ही है ना। हमारे नंबरों को जानना मतलब इस चैप्टर में हमें नंबर्स की जानकारी मिलेगी कि किस तरह से नंबर सिस्टम काम करता है ना। जैसा कि हमें पता होगा कि जो पुरानी बातें करते हैं, हज़ारों साल पहले की बातें करते हैं, तो पहले लोग नंबर्स को अच्छे से नहीं पहचानते थे। उन्हें बड़े नंबर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो जानते थे छोटे छोटे नंबर्स को, है ना। जैसा हम पिछली क्लासेस में जाना करते, जब हम सेकंड में थे, फर्स्ट में थे, तो हम छोटे छोटे नंबर्स के बारे में जानकारी थी, हमें कोई बड़े नंबर्स के बारे में जानकारी नहीं थी। पर अब क्या स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है और हम नई नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं। तो पहले उन लोगों को जानकारी नहीं थी, पर धीरे धीरे सिस्टम बढ़ता गया, सिस्टम ग्रो करता गया और हम नई नई चीज़ों को जानने लगे, है ना। तो उसी में क्या करते हैं, जब चैप्टर्स को आगे बढ़ते हैं, अपन इस चैप्टर को सबसे पहले समझते हैं कि जब बड़े नंबर्स को जानना होता है तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ना। कंपेरिजन आता है, कंपेयरिंग, है ना। कंपेयर करना है हमें किसी भी चीज़ को, तो कंपेयर कैसे करेंगे, आता है हमारा कंपेयरिंग। तो कंपेयर हम कैसे करेंगे किसी भी चीज़ को, कंपेयर करने में लिए अब यहाँ कंपेयरिंग किस चीज़ को करना है, नंबर्स को करना है ना। कंपेयरिंग दी नंबर्स, है ना, ये हमारा टॉपिक होता है, कंपेयरिंग दी नंबर्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये देखते हैं अपन, है ना। कंपेयरिंग द नंबर्स में हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि ये सीखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, हमें ये देखना पड़ेगा। तो उसमें क्या आएगा कि द ग्रेटेस्ट वन, द स्मॉलेस्ट वन, द स्मॉलर, द ग्रेटर, ये वाले शब्द यूज़ करेंगे। अब ग्रेटर का मतलब पता है आपको, पहले मैं समझाता हूँ स्मॉलेस्ट को, है ना। स्मॉल का मतलब आपको सबको पता है, छोटा। ग्रेटर मतलब बड़ा, है ना। ग्रेटर इसे बोलेंगे, स्मॉलेस्ट ग्रेटर नंबर अपन इसमें लेंगे, है ना। अपन ग्रेट वर्ड में सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ को बताने के लिए कि ये बड़ा होता है, स्मॉल का इसलिए लिया कि वो छोटा होता है ना। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा स्मॉल और ग्रेट में। तो आपको सब पहला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा ग्रेटर बोलेगा या फिर स्मॉलेस्ट बोलेगा, है ना। हमें समझना पड़ेगा कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। मतलब हमें ग्रुप में नंबर दिया रहेगा, उसमें अपने से पूछा रहेगा कि इसमें से द ग्रेटेस्ट नंबर बताइए या फिर इसमें से द स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। तो आपको उसमें से नंबर को सर्च करना रहेगा, ढूंढना रहेगा। ढूंढने के बाद आपको पता चलेगा कि द स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है और द ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर लेता हूँ मैं आपको, एक पहले ग्रुप ऑफ नंबर लेते हैं, फिर उसमें कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर हमारा छोटा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जैसे कि एक नंबर लिया 287, दूसरा नंबर लिया 298, तीसरा नंबर लिया 341, एक नंबर लिया 192, है ना। इसमें से मैंने आपको अगर बोल दिया कि द ग्रेटेस्ट वन नंबर आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ज़रा देखिए और बताइएगा कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा। देखिए 287 एक नंबर होता है, वो क्या छोटा है या बड़ा है, सब में कंपेयर करते हैं अपन, देखते हैं। कंपेयर मतलब तुलना करते हैं कि कौन सा बड़ा आएगा या कौन सा छोटा आएगा, है ना। कंपैरिजन का मतलब ही ये होता है कि हमें दो नंबर्स के बीच में देखना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है ना। ये आपको समझना पड़ेगा। तो अपन समझते हैं यहाँ पे 287, 298, 341, 192। अच्छा, ये दोनों नंबर्स को पहले अपन देखते हैं कि कितने नंबर्स में, मतलब कितनी प्लेस वैल्यू है इनकी। तो प्लेस वैल्यू चेक करते हैं, 1s, 10s, 100, सारे नंबर 100 की प्लेस वैल्यू में है ना। अब जब सारे नंबर 100 की प्लेस वैल्यू में है तो हमें कैसा पता चलेगा कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। तो देखते हैं, अब 100 की प्लेस वैल्यू में देखते हैं, तो 100 की प्लेस वैल्यू में नंबर सबसे बड़ा कौन सा है, 2 और 2, ये तो दोनों 200 में है, ठीक है, मतलब लगभग सेम प्लेस वैल्यू है। फिर ये 300 में आ गया और ये 100 में आ गया। अब अच्छा बताइए कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 200 वाली प्लेस वैल्यू का, 300 वाली प्लेस वैल्यू का, 100 वाली प्लेस वैल्यू का। यस, हमें पता है कि 300 वाली प्लेस वैल्यू का नंबर ग्रेटेस्ट हो जाएगा। कौन सा, 341 हमारा ग्रेटर नंबर है, मतलब बड़ा नंबर है ना।
वहीं अगर मैंने आपको बोल दिया कि द स्मॉलेस्ट वन निकालिए, इसमें से स्मॉलेस्ट वन को कैसे निकालेंगे, है ना, वैसे ही जैसे अभी हमने निकाला था प्लेस वैल्यू देखी थी 1s 10s 100 की, वैसे ही हमें देखते हैं कि इसमें प्लेस वैल्यू कौन सी है, 100 की प्लेस वैल्यू कौन सी आएगी 2। अब 2 की 100 जो प्लेस वैल्यू है उसमें से सबसे छोटा 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ 3 और यहाँ 1, तो इनमें छोटा कौन सा हो गया, 100 की प्लेस वैल्यू वाला छोटा नंबर हो गया। इसका मतलब द स्मॉलेस्ट वन कौन सा हो गया, 192। ठीक है, ये हमारा किसकी बात कर रहे हैं हम, स्मॉलेस्ट नंबर के ना, ये हमारे ग्रेटर नंबर था, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर था। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज में जो आगे एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे उस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे कि द स्मॉलेस्ट वन निकालिए या द ग्रेटेस्ट वन निकालिए, तो वो हमें निकालने पड़ेंगे। देखिए उसके बाद एक छोटा सा जो चीज़ें मानता हूँ आपकी बात, तो उसमें क्या आता है कि एक वैल्यू आती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमें कोई नंबर दे दिया है ना, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आएगा कि उनने अपने को कोई 4-5 नंबर दे दिए। अपन 4-5 नंबर ना लेते हैं, अपन सबसे इजी लेंगे 3 नंबर, है ना। 3 नंबर में मैं बात करता हूँ, जैसे एक मुझे दिया 8, है ना, दूसरा नंबर मुझे दिया 3, चौथा नंबर मुझे दिया तीसरा नंबर मुझे दिया 4th। ठीक है, अब एक 8 नंबर है, एक 3 नंबर है, एक 4 है, और हमें बोल दिया कि इनको अरेंज करिए, है ना, कि अरेंज करके नंबर बनाइए कि अपन इनसे कितने नंबर बना सकते हैं 3 डिजिट के, कितने 3 डिजिट में अपन कितने नंबर इनसे बना सकते हैं। तो हमारे पास नंबर बनाने के तरीके क्या हो गए, 3 डिजिट में, या अपने को हो सकता है 4 डिजिट में भी दे दे, है ना। पहले अपन 3 डिजिट देखते हैं, अपन चलो 3 डिजिट भी नहीं देखते हैं, अपन इससे छोटा नंबर लेते हैं, 2 डिजिट लेते हैं। पहले 3 डिजिट का बाद में करेंगे, पहले 2 डिजिट का करते हैं। तो 2 डिजिट में क्या होगा, जैसे मैंने एक नंबर लिया 2, एक लिया 9, ठीक है, 2 और 9, अगर मैं इसमें अलग अलग नंबर बनाऊंगा तो इसमें मैं 2 नंबर बना सकता हूँ। अच्छा अरेंज करना है तो एक तो 29 हो जाएगा, है ना, और एक क्या बना सकता हूँ मैं, 92 बना सकता हूँ। ये अरेंज किए मैंने इन दोनों को कि भैया कैसे नंबर बना सकता हूँ, एक 92, एक 29। अब देखिए अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इनसे, तो वो हो गया मेरा 29, और अगर किसी ने बोल दिया ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इन दोनों टर्म से अरेंज करना है, तो वो 92 हो गया। अब मैं 3 नंबर पे जाते हैं ना, इजीली आपको समझाना था इसलिए मैंने 2 नंबर का एग्जांपल लिया। अब थोड़ा सा एग्जांपल हम बढ़ा लेते हैं, 3 नंबर में लेते हैं। तो 3 नंबर को अरेंज कैसे करेंगे ज़रा बताइएगा मुझे। 3 डिजिट नंबर है, उसको अरेंज करना है, तो एक तो जैसा लिखा हुआ मैं ऐसे ही बना लूँ, 834 एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर में क्या ले सकता हूँ, 8 को सबसे पीछे ले लूँ, 3 4 8 दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर में 4 को सबसे पहले ले लूँ, है ना, तो 4 3 8, मतलब इन दोनों को मैंने आगे पीछे अरेंज किया। देखिए एक तो मैंने 8 से स्टार्ट कर लिया, एक मैंने 3 से स्टार्ट कर लिया, एक मैंने 4 से स्टार्ट कर लिया। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचते हैं, इसके अलावा मैं नंबर बना सकता हूँ क्या, बिल्कुल मैं इसके अलावा भी नंबर बना सकता हूँ। तो इसके अलावा मुझे नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा देखिएगा कैसे अरेंज करूँ कि मुझे कोई और नंबर इससे मिल जाए, है ना। एक बार 3 लिया था, एक बार 4 लिया था, अब मैं फिर से यहाँ पे 8 लेता हूँ, है ना। 8 34 था, मैं इसको 43 कर सकता हूँ, एक नंबर मेरे पास ये बन गया। ठीक है, अब मैं इसके अलावा भी नंबर बना सकता हूँ क्या, जी इसके अलावा भी मैं नंबर बना सकता हूँ। इसके अलावा मैं नंबर क्या बना सकता हूँ, 3 8 4, ये 3 की वैल्यू में बन गया। फिर इसके अलावा अगर मुझे नंबर बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 8 3, एक ये नंबर हो गए हमारे। कितने नंबर हुए टोटल, 6 नंबर हुए। क्या इसके आगे भी हम नंबर बना सकते हैं, अच्छा सोचिए थोड़ा सा, आप अपने दिमाग पे डोर डालिए और सोचिए कि क्या हम इसके अलावा भी इसमें नंबर बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाए 3 डिजिट से ये नंबर्स, अगर इससे ज़्यादा अगर बना पाते हैं तो आप बनाइए और मुझे बताइए, है ना। ठीक, इसके आगे अपन देखते हैं। तो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो टॉपिक आता है
अच्छा, पहले मैं इसमें एक चीज़ बता देता हूँ आपको। इसमें मैं आपको बहुत ऐसी चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको ये नंबर दिए हैं तो इन नंबर्स को इसमें से मुझे बोल दिया किसी ने कि इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? पहले देखिए 3 डिजिट नंबर है, मतलब कि इसकी वैल्यू 100 में जाएगी, 1 टेंस 100 में, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है। अपने को पता है 3 डिजिट नंबर में प्लेस वैल्यू कहाँ जाती है? 1 टेंस और 100, ये 3 डिजिट नंबर हो गए। 1 2 3, ये 3 डिजिट नंबर है, 1 टेंस और 100 में, तो मतलब 100 में वैल्यू जाएगी। तो मुझे अगर ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100th टर्म पे सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। अरेंज करते हैं, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? 8। फिर इससे छोटा पर बाकी नंबर से बड़ा नंबर होना चाहिए 10th प्लेस पे, मतलब कौन सा बड़ा है? 3 और 4 में 4 बड़ा है, 4। और लास्ट में सबसे छोटा नंबर आएगा, मतलब ये डिक्रीज होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो डिक्रीज हमने जब करा इसको तो हमें क्या समझ में आया कि ये हमारा सबसे बड़ा नंबर ये बन गया है ना। देखिए, जब हमें सबसे बड़ा नंबर लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, मतलब कम होते हुए लिखना पड़ेगा, डिसेंडिंग में, है ना। फिर अगर मुझे किसी ने बोला कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, मतलब सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि किसी ने बोल दिया कि स्मॉलेस्ट नंबर बताना है ना। कौन सा नंबर बताना है? स्मॉलेस्ट नंबर, जो हम इस तीनों नंबर को अरेंज करके बना सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? वहीं अभी मैंने बताया कि जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए तो हम क्या करते हैं? सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लेते हैं, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। पर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लेना पड़ेगा जब हम बात करते हैं किसकी? स्मॉलेस्ट नंबर की। तो सबसे स्मॉल नंबर कौन सा हो गया इसमें? देखिए बताइए, तो इसमें अरेंज करेंगे तो 3 सबसे स्मॉल नंबर है, फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा हो गया इसमें? 4 हो गया। फिर उससे बड़ा इसमें कौन सा नंबर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 8, है ना। फिर क्या होता है, इसको अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब इंक्रीज होते हुए। तो हमें सबसे छोटा लिया 3, फिर उससे बड़ा लिया 4, फिर सबसे बड़ा लिया 8, मतलब ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। इससे स्मॉल नंबर हम इन 3 नंबर से नहीं बना सकते। तो ये स्मॉलर और ग्रेट नंबर जो बनाने का मेथड है वो यही होता है कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, जब हमें स्मॉल नंबर लेना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा करते हुए आगे जाएंगे। और जब हमें सबसे छोटा नंबर बनाना हो तो हम क्या करेंगे? छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और जब सबसे बड़ा नंबर बनाना हो तो सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अरेंज करना। अगर मेरे को किसी ने बोल दिया कि अरेंज करिए, जैसे अपन प्रेयर में खड़े होते हैं, असेंबली हॉल में खड़े होते हैं, तो हमें टीचर क्या बोलते हैं कि अपने हाइट वाइज खड़े हो जाइए। क्या बोलते हैं? हाइट वाइज खड़े हो जाइए। हाइट वाइज कैसे खड़े हो जाइए कि सबकी हाइट देखिए, तो सबसे छोटा पहले, फिर उससे लंबा, फिर उससे लंबा, फिर उससे लंबा, ऐसे खड़े होने का बोलते हैं हमारे टीचर। कि जो सबसे कम हाइट का है वो सबसे आगे, फिर जो बढ़ते जाती है हाइट पीछे पीछे होते जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 4 व्यक्ति हैं, एक ए, बी, सी और डी, ये 4 व्यक्ति हैं या 4 बच्चे हैं। एक की हाइट है 160 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे की हाइट है 180 सेंटीमीटर, तीसरे की हाइट है 120 सेंटीमीटर और चौथे की हाइट हो गई 200 सेंटीमीटर। कितनी? 200 सेंटीमीटर। अब मैंने बोल दिया कि आपको इन बच्चों को इनके हाइट वाइज खड़ा करना है। और हाइट वाइज कैसे खड़ा करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़ा करना है, मतलब कि सबसे छोटा जो नंबर है या सबसे छोटा जो बच्चा होगा इन चारों में से वो सबसे पहले आएगा, है ना। तो सबसे छोटा कौन है इसमें? देखिए, ये तो 160 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटा कौन हो गया? सबसे छोटा नंबर है 120। तो पहले सी आएगा जिसकी वैल्यू हो गई 120 सेंटीमीटर की, भैया सी 120 सेंटीमीटर लंबा है। फिर कौन आएगा? देखिए, फिर 120 सेंटीमीटर से बड़ा कौन सा नंबर होता है? तो 180 नहीं, 200 नहीं, 160 जस्ट बाद आएगा 120 के। तो ए आएगा उसके बाद, ए उससे थोड़ा लंबा है तो
ए उससे थोड़ा लंबा हो गया। फिर इसके बाद कौन आएगा, बी, क्योंकि बी ए से भी लंबा है ना। फिर लास्ट में कौन आएगा, डी, क्योंकि डी सबसे लंबा है और डी की जो हाइट है वो है 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात हो गई हमारी किसकी, अरेंज किया हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वहीं अगर आपको बोल दिया गया है कि इनको आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कम होते हुए, तो सबसे बड़ा बच्चा या सबसे लंबा पहले, डी सबसे पहले, फिर बी, फिर ए, और फिर लास्ट में कौन आएगा, सी, क्योंकि सी सबसे छोटा है। तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, डिक्रीज, मतलब हमने पहले सबसे बड़ा लिया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर का किसी ने बोल दिया तो उसमें आएगा सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा, है ना। इनको मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि अगर आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, आपको अलमारी खरीदनी है, आपको क्या कोई सा भी सामान खरीदना है, जैसे मैं मानता हूँ कि आपको एक अलमारी खरीदनी है ना, अलमारी खरीदनी है, अलमीरा खरीदनी है, तो अलमीरा की प्राइस कितनी है। आपके पास 4 अलमीरा है आपके सामने, ABCD, चारों के अपन प्राइस देखते हैं। तो पहली जो अलमीरा है वो है 4892 रुपीज़ की, दूसरी अलमीरा जो है वो आपके पास 3246 रुपीज़ की, फिर आपके पास एक अलमीरा है 4222 रुपीज़ की, और एक जो लास्ट अलमीरा है वो है आपके पास 3821 रुपीज़ की, मतलब 3821 रुपीज़ की, है ना। ठीक है, लगभग सारी एक ही मेटल की बनी हुई है, एक ही तरीके से बनी हुई है। तो आपको क्या देखना होगा कि भैया कौन सी सबसे ज़्यादा प्राइस की हो रही है, कौन सबसे कम प्राइस की हो रही है ना। जैसा अपना बजट है उसके हिसाब से हम खरीदेंगे फिर, है ना। पहले हम समझते हैं कि सबसे महंगी कौन सी है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, वही कंपेयर करते हैं ना। तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आता है, ग्रेटेस्ट नंबर इसमें आता है अपना, देखिएगा सबसे ज़्यादा प्राइस किसकी है, तो उसमें देखिए 4892, 2246, 4222, 3821। बताइए कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू हो गई इसमें, सबसे बड़ी वैल्यू ये हो गई, मतलब ए की जो वैल्यू है, ए की जो प्राइस है वो ग्रेटेस्ट है, ए की प्राइस ग्रेट है ना, ग्रेटेस्ट है। पर यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइस किसकी है, सबसे कम प्राइस किसकी है, देखिए लोवेस्ट प्राइस कौन सी बोलेंगे इसमें, लोवेस्ट प्राइस में आएगी 3246, 4222, 3821। तो इसमें सबसे कम कौन सी हो गई, 3246 की, मतलब जो बी वाली अलमीरा है वो हमारी क्या हो गई, लोवेस्ट वन, मतलब सबसे कम प्राइस की जो हमारी अलमीरा है वो है बी वाली। ठीक है, ठीक है, ये हमारे नंबर्स पढ़ लिए हमने, ग्रेटेस्ट और लोवेस्ट। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको अरेंज करना है प्राइस ऑफ द अलमीरा, तो हम कैसे अरेंज करेंगे। अगर मैंने आपको बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आपको सबसे छोटा नंबर पहले लेते हुए अलमीरा को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर देखना है तो बी वाला, बी, फिर डी, फिर सी और फिर ए। ये हमारे हो गए इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसका बी डी सी ए, मतलब अलमारी का हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया। और डिक्रीजिंग लेना है तो जो हमें सबसे बड़ा नंबर हमने सबसे पहले लिया था, जैसे ए पहले, फिर सी, फिर डी और फिर बी, ये हमारा हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अच्छा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता क्या है, एक्चुअल में ये होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखे हैं ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। भाई असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे पहले लेते हैं और सबसे बड़ा नंबर सबसे बाद में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले और छोटा नंबर सबसे बाद में, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। वहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया हमने, सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर पहले लिया और सबसे बड़ा नंबर सबसे बाद में। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, सबसे जो बड़ा नंबर है वो सबसे पहले लिया और सबसे छोटा नंबर सबसे बाद में, है ना। ये हो गए हमारे
असेंडिंग डिसेंडिंग की बात है ना। इसके बाद देखते हैं अरेंजिंग द नंबर या रिप्लेसिंग द नंबर, है ना। अगर हमें बोल दिया कि शिफ्ट करो किसी नंबर को एक जगह से दूसरी जगह, शिफ्ट करने का मतलब जगह बदलना, है ना, रिप्लेस करना। जैसे 786 दिया, है ना, 786 को न बोल दिया कि भाई नंबर शिफ्ट करिए, तो नंबर शिफ्ट करेंगे कौन से, ये दोनों नंबर को हमें शिफ्ट करने का बोला। 7 और 6 की वैल्यू एक जगह से इंटरचेंज करने का बोला, तो हम इंटरचेंज करते हैं। तो 6 8 7, तो जो नंबर हमारा क्वेश्चन तो ये था, पर हमारा इंटरचेंज करने के बाद ये आया, मतलब बिफोर द शिफ्टिंग नंबर वॉज 786, आफ्टर दी शिफ्टिंग द नंबर वाज 687। देखिए बिफोर और आफ्टर आपको समझना पड़ेगा कि बिफोर मतलब पहले होता है नंबर, जो क्वेश्चन आता है उसकी बात करते हैं, और आफ्टर का मतलब क्या होता है, हमारा जो नंबर हमें बाद में दे रखा है उसकी बात हम करते हैं, है ना। ये हमें सिर्फ शिफ्टिंग का मतलब यही होता है कि नंबर को एक्सचेंज करना है उसकी वैल्यू से, जिस नंबर को बोल दे उस नंबर की हमें वैल्यू सिर्फ एक्सचेंज करनी रहेगी, है ना। ये चीज़ समझ गए। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किससे इंट्रोडक्शन करना है अपने को, 10,000 से। किससे, 10,000 से। मतलब हमें एक वैल्यू है 10,000 तक तो हमने पढ़ रखा है। अब मैं बात करता हूँ 10,000 से हमारे इंट्रोडक्शन की। देखिएगा सबसे छोटी चीज़ मैं बताता हूँ कि 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है। 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है 9, है ना। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, वो होता है 99। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 999। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 9,999 होता है। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं 1 डिजिट के सबसे बड़े नंबर में अगर +1 कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 10। मतलब कि 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, है ना। जब हम किसी भी नंबर के ग्रेटेस्ट नंबर में +1 करते हैं तो वो जो आता है वो अगले डिजिट के नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 1 डिजिट नंबर के स्मॉलेस्ट नंबर में हमने +1 किया तो हमारा नंबर क्या आ गया, 2 डिजिट नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। वहीं मैं अगर बात करता हूँ 99, मतलब 2 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में +1 करने की, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। ओके। अगर मैं 999 की बात करूँ, +1 करूँ, कितना हो जाएगा, 1000, मतलब कि 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें 9,999 में अगर मैं बात करूं तो मेरी +1 किया तो आंसर आया 10,000। 1 2 3 आया समझ में आपको, क्या वैल्यू हो गई हमारी, 10,000। मतलब कि ये हमारा नंबर हो गया 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, हमारा क्या हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारी। जब 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में हमने +1 किया तो हमारी वैल्यू ये आती है। वैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, 5 वैल्यू देखी हमने, 6 वैल्यू भी देखेंगे तो ऐसा ही जाएगा। अब देखिएगा ये हो गए 10s, 100, 1000, 10,000। अपन ने इसका लेख भी पढ़ा है, 10 लाख, है ना। ऐसे चलते जाएंगे, 10 लाख, करोड़, है ना। ये हमारे नंबर्स आते जाएंगे और हम बनाते जाएंगे। देखिए इसके बाद हमें पढ़ना जो है वो है कॉमास पढ़ेंगे हम, क्योंकि देखिए हमें लाख करोड़ के बारे में तो पता ही है, हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। अपन आगे देखते हैं। तो आगे हमें कोमा के बारे में पढ़ना है। कोमा के बारे में पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोमा कहाँ लगाते हैं ना। कोई भी नंबर अगर हमें दिया है, लाख करोड़ में नंबर दे दिया है, तो कोमा हम कहाँ लगाएंगे, तो कोमा कहाँ लगेगा बताइएगा मुझे। ज़रा कुछ को आइडिया है कोमा लगाने का, नहीं है, ठीक है। अब मैं कोमा लगाने की बात बताता हूँ ना। कोमा लगाने के लिए इसमें मुझे नंबर दिया 8 8 3 4 7 2 3 4, है ना। ये मुझे नंबर दिया, ये नंबर क्या हो गया, पढ़ेंगे, पढ़ने की कोशिश करिएगा कि ये नंबर क्या हो गया। पढ़िए, अब नहीं समझ में आ रहा है मैं बताता हूँ इसको। 1s
टेंस, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख और ये करोड़, करोड़ में आ गया तो 8,83,47,234 ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इसको हमें पलट क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतने नंबर को अपन डिफाइन करने में दिक्कत आती है। बार बार अपन चेक करेंगे कि भाई कितने कॉमा है, ये मतलब कितने नंबर्स हैं, वो डिफाइन नहीं हो पाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि हमारा जो नंबर है 8 करोड़ में चले गया है ना। ये मैं मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको दिक्कत ना आए। अब देखिए जो हम पढ़ते हैं कॉमा लगाने का सिस्टम, तो कॉमा लगाने का सिस्टम क्या होता है कि कैसे लगता है मैं बताता हूँ। पहले 3 नंबर काउंट करेंगे स्टार्टिंग में, तो 3 नंबर काउंट किए 1, 2 और 3 नंबर के बाद कॉमा लगाया। फिर इसके बाद हमें 2 नंबर काउंट करना है, 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा सोन। हम जितना आगे जाएंगे सिर्फ हमें 2 नंबर काउंट करना है। जैसे मैंने बोल दिया 48 करोड़, ठीक है, तो उसके बाद भी यहाँ कॉमा लगाऊंगा अगर मैं यहाँ नंबर दिया होता है तो। मतलब बस अपने को 2 नंबर के बाद कॉमा लगाना है, पहले 3 नंबर के बाद फिर 2 नंबर के बाद कॉमा लगाना होता है। अब देखिएगा मैं बताता हूँ कि जो अपन 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ पढ़ते हैं ना, ये हमारा होता है नेशनल नंबर सिस्टम, है ना। अब एक नंबर सिस्टम चलता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम चलता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया के बाहर जो सिस्टम चलता है उसे इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा मिलियन और बिलियन, है ना। मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन क्या होते हैं, पता है आपको? नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें हमारे जो नंबर होता है लाख तक तो सब बराबर चलता है, दोनों नेशनल सिस्टम भी और इंटरनेशनल सिस्टम भी। 1, 10, 100, 1000 जैसे मैं लिखता हूँ 1, 10, 100, 1000, 10,000, है ना, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। ये हमारा नंबर सिस्टम चलता है, नेशनल नंबर सिस्टम होता है ये। एक आता है इसके बाद इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, उसमें क्या करते हैं कि जो यहाँ तक है 10,000 और लेख तक तो ये भी ऐसे डिश चलेगा, ऐसा का ऐसा। पर जब 10 लाख आएगा तो यहाँ 10 लाख नहीं होता है, वो क्या होता है, बिलियन होता है ना। क्या होता है, मिलियन, यहाँ पे मिलियन, फिर 10 मिलियन, 1 करोड़ को 10 मिलियन बोलेंगे, 10 करोड़ को हम बोलेंगे बिलियन, क्या बोलेंगे, बिलियन, मिलियन, बिलियन, और फिर जाएंगे तो ट्रिलियंस में बातें चली जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की चीज़ें हैं और ज़्यादा आपको इस पर दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमें नेशनल सिस्टम पढ़ना है, लाख करोड़ में ही चलना है। हम इंटरनेशनल सिस्टम बहुत कम जगह देखते हैं, और है ना, बहुत कम जगह देखते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली। तो इसमें क्या होगा कि आपकी एक्सरसाइज 1.1 आप इजी से कर पाएंगे। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, तो इसमें देखना है कि हमारे जो बड़े नंबर्स उसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं, है ना। जो बड़े नंबर्स अपन यूज़ करते हैं, जैसे हमने बोल दिया मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, देखो ये ज़रा याद रखने की चीज़ है और सबसे ज़रूरी चीज़ भी होती है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ तो लेंथ की बात करता हूँ, तो सबसे पहले जो लेंथ आती है, लेंथ स्टार्ट कहाँ से होती है, मिलीमीटर से। कहाँ से, मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है, इसे mm बोलते हैं, क्या बोलते हैं, mm से मापा जाता है। तो 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर। अगर जब मैं बात करता हूँ कि 1 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, है ना, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। क्या होता है, 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और 1000 मीटर, है ना, कितना, 1000 मीटर इज इक्वल टू होता है किलोमीटर, जिसे हम km बोलते हैं। अपन गाड़ियों में यूज़ करते हैं ना किलोमीटर, ये किलोमीटर वो होता है ना।
तो हमने क्या देखा, जो मिलीमीटर होता है, जो हमारी आपने स्केल देखी होगी, स्केल पे सेंटीमीटर बने होते हैं। 15 सेंटीमीटर की एक स्केल होती है छोटी वाली, जिसके अंदर 1 और 2 के बीच में 10 लाइन बनी होती है, वो mm की लाइन होती है। किसकी mm की लाइन होती है? mm की लाइन होती है। उसके अंदर कितने 15 सेंटीमीटर होते हैं, और जब 100 सेंटीमीटर हो जाता है तो 1 मीटर हो जाता, कितना हो जाता है? 1 मीटर हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं 1000 मीटर की, वो हमारा कितना हो जाता है? 1 किलोमीटर हो जाता है। मतलब 1 किलोमीटर चलने के लिए हमें 1000 मीटर चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? 1000 मीटर 1 किलोमीटर के लिए, है ना। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये सारी चीज़ें कि mm के बाद सेंटीमीटर, मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद मीटर, मीटर के बाद किलोमीटर, है ना। जब देखिए लार्ज नंबर हो जाता है या बहुत ज़्यादा लंबी दूरी निकालनी है, तो mm तो मेरे पास है, तो क्या मैं mm से ही नाप लूँ? जैसे सपोज करते हैं मेरे पास 2 डिस्टेंस हैं, ए और बी, है ना। ए और बी 2 जगह है मेरे पास, तो मुझे ए से बी जाना है, तो ए से बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो गई? वो है, मान के चलती सपोज 8000 मीटर। कितना? 8000 मीटर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 8000 मीटर को 8000 मीटर बोलना पड़ेगा कि ए और बी के बीच की दूरी 8000 मीटर है। मैं सिंपली क्या बोल दूंगा? अगर मुझे सिंपल वे में बोलना है तो बोल दूंगा 8 किलोमीटर, कि मुझे कितना चलना है? 8 किलोमीटर। अच्छा, किसी को कहीं दूरी जाना है जिसकी सपोज करिए दूरी है 20 किलोमीटर, तो 20,000 मीटर हो जाएगा अगर हमें मीटर में बोलना है। और अगर वहीं में अगर सेंटीमीटर में बोलूँ तो क्या हो जाएगा? 2 का जीरो का 2 जीरो और बढ़ जाएंगे उसमें, तो हमारा नंबर लेक्स में पहुंच जाएगा। तो हमें वो नहीं करना होता है और हम स्मॉलेस्ट नंबर में बोलते हैं, तो क्या होगा? वो 8 किलोमीटर की बात हो जाएगी, है ना। ये हो गई हमारी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर की बात, है। वहीं इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपकी, तो क्या आता है? ग्राम और किलोग्राम, है ना। ग्राम और किलोग्राम क्या होते हैं ना, किसी भी चीज़ को जब हम तोलते हैं तो उसकी वैल्यू ग्राम और किलोग्राम में निकालते हैं कि इतने किलो, है ना। बोलते हैं किसी जैसे सब्जी लेने गए या फल लेने गए तो बोलते हैं भाई इतने किलो फल दे दो हमें, है ना। बोलते हैं जैसे सेब लेने गए तो हमने सेब खरीदा तो क्या बोला हमें कि 2 किलो सेब दे दो, तो 2 किलो सेब दे दो का मतलब क्या होता है ना, उसको बोलते हैं किलोग्राम, है ना। तो इसमें क्या होता है कि 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू, मतलब 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। क्या? 1 किलोग्राम, मतलब इसको केजी बोलते हैं, केजी। तो 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 किलोग्राम। तो ये हमारी वैल्यू ग्राम किलोग्राम में। वही लीटर की अगर मैं बात करूं तो भी सेम रहता है, लीटर में होता है मिलीलीटर, मिलीलीटर में हम वही देखते हैं कि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर। 1000 ml मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर, है ना। ये हमें याद रखना है और आपको भी याद रखना है कि इस वैल्यू को हमेशा हमारी डेली लाइफ में काम में आने वाली चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ किलोग्राम, ग्राम, या ये इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई फल लेना है मुझे, है ना। फल लिया मैंने, जैसे एक एप्पल लिए, है ना। एप्पल का रेट है 40 रुपये केजी, किलोग्राम, है ना। अब मुझे फल चाहिए कितने? 2.5 किलो। 2.5 किलो मतलब 2 kg 500 ग्राम, है ना। मुझे खरीदना है 2.5 kg। अब मैं उनको पैसे कैसे दूंगा? मुझे जो फ्रूट सेलर है उसे पेमेंट देना है, तो मैं कैसे दूंगा ज़रा बताइएगा मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि देखिए मैं 2 kg की तो वैल्यू बहुत अच्छे से निकाल सकता हूँ कि 40 × 40 हो जाएगा। मुझे 40 + 40 कितना हो जाएगा? 80। तो 2 kg एप्पल की प्राइस तो 80 रुपीज़ हो गई। पर
पर मुझे जो 0.5 है, मतलब जो आधा किलो जिसे हम बोलते हैं, 500 ग्राम जो है उसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो मुझे पता है कि 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अगर 1/2 मतलब हाफ kg मुझे लेना है तो इसका भी 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जैसे मैंने बोला कि इसकी प्राइस कितनी है 40, तो 40/2 भी हो जाएगा। इसको कट करेंगे 20, इसको कट करेंगे 500, है ना। तो 500 ग्राम की जो वैल्यू है वो कितने आ गए? 20 रुपीज़। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 40 + 40 + 20, जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे 1.5 kg मैंने लिया तो 1 kg + 1 kg प्लस 0.5 kg मतलब कि 500 ग्राम, है ना। ये ग्राम लिखते हैं चलिए अपन, है ना। तो इसको 500 ग्राम कर देते हैं ना, 500 ग्राम। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी हो गई 40 + 40 + 20, अभी हल निकाला अपन ने। तो वैल्यू कितनी, मुझे कितने रुपए देना पड़ेंगे टोटल? मुझे 40 + 40 80, 80 + 20 100 रुपीज़ 2.5 kg एप्पल के लिए देना पड़ेंगे। तो ये हमारा सम हो गया, है ना। वैसे ही हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, हमें एग्जाम्पल में चलो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो एग्जाम्पल में क्या होता है कि जैसे मैंने एक बार क्या किया, किसी व्यक्ति ने कि किसी एक जगह का पॉपुलेशन निकाली, है ना। कोई भी जगह मान लो उसकी पॉपुलेशन निकाली, तो वहाँ की पॉपुलेशन थी 2,37,441, है ना। मैं कॉमा लगाता हूँ, 3 नंबर, 3 नंबर के बाद 2 नंबर, ये लगा दी कॉमा, है ना। ये थी 1997 की पॉपुलेशन उस जगह की। अब भाई साहब ने अगली बार 2003 में जब फिर से पॉपुलेशन निकालने की कोशिश की तो उन्हें इंक्रीज्ड मिली। कितनी इंक्रीज्ड मिली? 7,848, मतलब इतनी वो जनसंख्या बढ़ गई, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई। तो ये बड़ी है ना। ये अगर बड़ी है तो उसको टोटल कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन? इसका और इसका सम, उसका टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी। तो टोटल पॉपुलेशन के लिए मुझे इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। 8 और 1 कितना हो गया? 9, 4 और 4 8, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14 + 1 15, 3 और 1 4 और ये 2, तो कितनी हो गई? 2,45,289, है ना। तो ये हमारी पॉपुलेशन करंट पॉपुलेशन हो गई नापने के लिए। तो जब हमने इंक्रीज कर दी, है ना। वैसे ही आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे और इन चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें हम 1.2 जो एक्सरसाइज होती है उससे क्लियर कर लेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो एस्टिमेशन आता है। देखिए, एस्टिमेशन का मतलब क्या हुआ? एस्टिमेट देना। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है कि लगभग बताना कि इतना हो सकता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं बतानी। जैसे मुझे कुछ चीज़ खरीदना है, मैंने बोल दिया कि लाख सर, दुकान वाले को फ़ोन लगाया कि साहब मुझे 2-3 चीज़ चाहिए। जैसे मैंने नाम बताया कि मुझे डस्टर चाहिए, मुझे चौक चाहिए और मुझे ब्लैक बोर्ड भी चाहिए। तो उसने क्या बोल दिया मैंने कि आप लगभग खर्चा बता दीजिए कितना होगा। तो मैं आपकी शॉप पे आता हूँ तो लगभग उसने जोड़ के कि यार लगभग आपका खर्चा इतना आ जाएगा। लगभग मतलब क्या होता है कि फिक्स नहीं है, वहाँ जाने पर वो वेरी कर सकता है ना, वो चेंज हो सकता है। वैसे एस्टिमेशन अपन देते हैं तो एस्टिमेशन के लिए क्या होता है, हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती है। जैसे मुझे घर पे एक पार्टी करनी है ना, जैसे आपको ही घर पे एक पार्टी करनी है तो घर पे पार्टी करने के लिए आपको बजट बनाना पड़ेगा कि मुझे भैया जब बर्थडे पार्टी तो मुझे केक भी लाना है, घर सजाना है, मेहमानों को बुलाना है, मेहमानों को नाश्ता कराना है, भोजन कराना है, सारी चीज़ों का लगभग जोड़ लेता हूँ क्योंकि मुझे तो फिक्स पता नहीं है, मैं खरीद के लाया नहीं हूँ कि लगभग। जैसे मैंने बात किया किसी केक लाना है तो केक मुझे आएगा 500 रुपये का, है ना, मान लिया। फिर मैंने माना कि भैया सजावट करनी तो 1000 रुपये की सजावट हो जाएगी। मेहमान आएंगे तो मेहमानों का नाश्ता हो जाएगा भैया 2000 रुपये का, है ना। ये मैंने एस्टिमेट किया 1000, 2000 और 500 तो कितना हो जाएगा, ये आंसर आया मेरा 3500 कि लगभग मेरा इतना खर्चा हो जाएगा। भाई ये भी मैंने खरीदा नहीं है, सिर्फ मैंने मन में जोड़ लिया कि हाँ लगभग इतना हो सकता है और ये हमारा आंसर
आएगा। तो हमें ये लगभग जो एस्टिमेशन होता है ये देखना है कि ये कैसे करते हैं अपन, है ना। जैसे मैं बात करता हूँ कि मुझे 2 नंबर एग्जैक्टली किसी ने 2 नंबर दे दिया और एस्टिमेशन निकालने का बोला, एस्टिमेट करने का बोला, तो मुझे राउंड ऑफ करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? राउंड ऑफ करना, है ना। इसमें एक शब्द आता है राउंडिंग ऑफ, ROUNDINGOFF, राउंडिंग ऑफ, है ना। राउंडिंग ऑफ में क्या करना होता है हमें कि राउंडिंग ऑफ में हमें क्या करना रहता है कि कोई भी जो नंबर होता है उसे लगभग या तो वो टेंस के बराबर होता है या फिर वंस प्लेस के बराबर होता है। अपन ये समझते हैं 0 के बराबर है या वो टेंस के बराबर। जैसे मैं एक चार्ट बनाता हूँ कि 1 से लेके 5 और 10, कोई भी नंबर जो होता है वो एस्टिमेट होता है कि 1 अगर इसके पास यहाँ तक जाता है, 3 तक जाता है, तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब उसे हम 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 0, है ना। यहाँ 3 मान लेता हूँ, तो दिस इज 0। यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ 5 के अगर अराउंड रहेगा, 6 तक रहेगा, या 6, कभी कभी 7 भी मान लेते हैं, तो वो आ जाएगा 5 में, और ये हम जानते हैं 10 में, है ना। पर जो 5 से बड़ा हो जाता है नंबर उसे हम अक्सर 10 में ले लेते हैं, और जब एस्टिमेशन की बात करते हैं तो ये वैल्यू हटा देते हैं अपन। कौन सी? ये 5 वाली जो वैल्यू है वो हटा देते हैं। जो 5 तक वैल्यू आती है वो 0 में चली जाएगी, और 5 के बाद जो वैल्यू आती है वो 10 में चली जाएगी, है ना। ये हमारे पास रहता है एस्टिमेशन में राउंडिंग ऑफ, मतलब कि 0 से 5 तक की कोई सी भी वैल्यू सब 0 में, और 5 से ऊपर की वैल्यू सब 10 में चली जाएगी, है ना। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ एक राउंड ऑफ करके कि मुझे किसी ने नंबर दिया 27, तो 27 को मैं राउंड ऑफ करके बोल सकता हूँ कि 30 है। ये क्या है? 30, क्योंकि राउंड ऑफ कर दिया मैंने, ना, कि 0 में लेके चले गया, किसी भी नंबर के टेंस में लेके चले गया, जिससे मुझे प्लस माइनस या इंटू डिवाइड जो भी मुझे करना है उसमें दिक्कत ना आए। पर ये अप्रोक्स रहता है, एग्जैक्ट नहीं रहता। एग्जैक्ट तो 27 रहेगा, पर मुझे अप्रोक्स निकालना है, मुझे कोई फिक्स नहीं निकालना है, इसलिए मैंने उसका मान लिया 30 मान लिया, है ना। वैसे ये चीज़ होती है। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपको राउंडिंग ऑफ का भी मतलब पता चल जाएगा और एस्टिमेशन का मतलब भी पता चल जाएगा कि अगर मुझे 2 चीज़ें खरीदनी है तो 2 चीज़ों में एक की प्राइस होती है 3246, वहीं एक ए हो गया ये। अब अगर मुझे बी देखना है तो बी की वैल्यू क्या हो गई कि बी मुझे जो प्रोडक्ट पड़ रहा है वो कितने में पड़ रहा है ना। बी प्रोडक्ट अगर मुझे पड़ रहा है 7892 रुपीज़ का, तो मैंने क्या करा, राउंडिंग ऑफ इसमें देखूंगा मैं। तो राउंडिंग ऑफ में क्या रहेगा, मुझे एस्टिमेशन निकालना है, तो मैं राउंड ऑफ करके ए की जो वैल्यू है ये देखिए 642, मतलब क्या 2 है तो मैं 0 में मान लेता हूँ उसे। ये 3000 के आसपास मान ली मैंने आपको बताया था अभी। और वो 8 है तो उसको मैंने टेंस के बराबर मान लिया, तो उसको मैंने बोल दिया 8000, है ना। तो 8 और 3 कितने होते हैं? 8000, और 3000 कितने हो जाएंगे? 11000। ये हमारी वैल्यूज हो गई। मतलब क्या समझ में आया हमें? 3000 और 8000 को प्लस कर देंगे तो 11000। ये एस्टिमेशन हो गया, ये कोई फिक्स नहीं है, ये राउंड ऑफ करके निकाली हुई वैल्यू है। मतलब एस्टिमेटेड है कि भैया लगभग इतना खर्चा आएगा, फिक्स नहीं है, लगभग है ये कि लगभग आपका इतना खर्चा हो जाएगा। आया समझ में? ये प्लस माइनस की बात हो गई, राउंडिंग ऑफ की बात हो गई, है ना। अब ये राउंडिंग ऑफ और प्लस माइनस की बात तो हो गई। अब इसके बाद मैं अगर देखता हूँ कि कोई भी वैल्यू अगर निकालनी है मुझे, जैसे मैंने इनटू की बात कर ली है ना, मुझे इनटू करना है, तो इनटू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बस सेम जैसा मैंने ये किया था। मुझे 2 नंबर दिए, जैसे कि 1786, मल्टीप्लाई करना है मुझे किससे? 11 से। एस्टिमेटेड क्या करूंगा मैं अप्रोक्स निकालने की बात कर रहा हूँ, फिक्स निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ। एस्टिमेशन पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा, ये सिर्फ एस्टिमेशन के लिए कर रहे हैं अपन। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ क्योंकि इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एस्टिमेट है, ये कोई फिक्स नहीं है ना। तो देखिए ये 7 है तो 700 100 में चले जाएगा, टेंस में चले जाएगा, तो इसको मैं बोल दूंगा 1800 बोल सकता हूँ। 100% मैं इसको 1800 बोल सकता हूँ, क्योंकि 86 है तो मैं इसको 1800 बोल सकता हूँ। 1800 मल्टीप्लाइड बाय ये 111 है तो इसको मैं 10 बोल सकता हूँ। अब मैं इसको निकालता हूँ तो आंसर आता है मेरा 18000। ये 6 था, टेंस में चले गया, ये 990 हो गया, 90 को मैंने टेंस में मान लिया और 1800 इसको मैंने बराबर
कर दिया, क्योंकि मेरे को मल्टीप्लाई करने में बहुत इजी रहता है, इसलिए मैंने राउंड ऑफ करके इसको इजीली कर लिया, है ना। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करना है इसमें। ये आपकी दो नॉर्मल जो बेसिक मेथड्स होती है यही होती है एस्टिमेशन की, जिसमें आपको सिर्फ राउंड ऑफ करना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपका आता है क्या है, ब्रैकेट, है ना। ब्रैकेट को या कोसे खोलते हैं किसी भी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या होता है कि मेनली हमारे पास जो सा नंबर दिया है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, 6 × 10 + 7 × 10 ये नंबर दिया है। इसको दो तरीका होता है सॉल्व करने का। से एक मैं एग्जांपल इधर भी लेता हूँ, 6 + 7, है ना। अब मुझे बताइएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ पहले। तो मैंने 60 + 70 लिया, 60 और 70 कितना होता है, 130, ठीक है। मुझे अगर यही आंसर निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको 13 × 10 कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 130। ये दो तरीके होते हैं करने के। पर क्या होता है, मेनली जब हमें देखना पड़ता है ब्रैकेट्स इसी जगह यूज़ में आते हैं कि भैया यहाँ क्या करूँ मैं, इस 10 + 7 करके इंटू करूँ, ऐसा भी हो सकता है ना, सोचने में आ सकता है। तो इस चीज़ का कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ब्रैकेट्स आते हैं। तो ब्रैकेट्स में ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। ब्रैकेट्स में क्या होता है कि अगर हमें कोई नंबर दिया, जैसे ये 6 × 10 + 7 × 10, तो क्या करना रहेगा, सबसे पहले हमें पता है कि हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद प्लस करना है ना। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएगा तो हमारे पास कंफ्यूजन रहेगा कि हमें क्या सॉल्व पहले करना है, प्लस सॉल्व करना है, इनटू सॉल्व करना है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है कि प्लस माइनस इनटू डिवाइड सॉल्व करना है ना। तो इसमें सबसे चीज़ जो रहती है, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 60 + 70। तो ब्रैकेट का बस आपको यही ध्यान रखना है कि पहले ब्रैकेट के अंदर का नंबर सॉल्व करना है और उसके बाद बाहर का नंबर सॉल्व करना रहेगा, बाहर का साइन सॉल्व करना रहेगा ना। ब्रैकेट आपको सारी चीज़ों से बचाता है। देखिए इसमें एक आपको बहुत अच्छी सी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, शायद आपने नहीं पढ़ी होगी। एक इसमें नियम आता है बोर्ड मास, है ना। बोर्ड मास का नियम अपन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईजीली, बहुत छोटे से रूप में समझेंगे, फिर बाद में अपन इसको बड़ा टॉपिक लेके समझेंगे। इसको बोलते हैं बोर्ड मास। क्या बोलते हैं, बोर्ड मास का नियम, है ना। बोर्ड मास के नियम में क्या होता है, पहला जो वर्ड है वो है ब्रैकेट। क्या है, ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट सॉल्व करना है। ऑफ मतलब ब्रैकेट से जो मल्टीप्लाई होगा बिना साइन का वो मल्टीप्लिकेशन करना है। डी से रहेगा डिवाइड, आपका डिवाइड करना है। फिर रहेगा मल्टीप्लिकेशन आपका कि मल्टीप्लाई करना है। फिर आपका रहेगा एडिशन, आपका ऐड करना है। फिर आपका रहेगा सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट सबसे ऐड में करना है ना। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ब्रैकेट पहले, ब्रैकेट से अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो ये ऑफ वाला मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइड का साइन, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर प्लस और फिर माइनस का। मतलब बोर्ड मास में आपको सबसे पहले सॉल्व क्या करना रहता है, मतलब बोर्ड मास में नहीं, ये एक नियम होता है, किसी भी सम को देख के आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर अगर ब्रैकेट से कोई मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर इंटू करना है, फिर प्लस करना है और फिर माइनस करना है। ये बोर्ड मास का नियम होता है। बोर्ड मास अपन बाद में विस्तार से समझेंगे, है ना, जब इसकी अपने को ज़रूरत रहेगी। मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ बस बोर्ड मास, है ना। इसके बाद लास्ट जो चीज़ आती है वो आता है हमारा रोमन नंबर, है ना। रोमन नंबर। अच्छा, रोमन नंबर एक तरह की पद्धति होती है जिसमें नंबर्स दिखाए जाते हैं, है ना। रोमन नंबर में नंबर दिखाए जाते हैं जिसमें हमें पता चलता है, नॉर्मल नंबर्स लिखने का एक तरीका होता है रोमन नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारे रोमन नंबर होते हैं। रोमन नंबर में हमें क्या रहता है कि एक तरीका होता है नंबर्स को लिखने का, रोमन नंबर, है ना। जैसे अपने नंबर्स होते हैं 1 2 3 जैसे लिखते हैं, वैसे ही रोमन नंबर्स में 1 2 3 होते हैं। ये मैंने बना दिया है आपको, 1 से लेके 100 तक रोमन नंबर कैसे लिखा जाता है। जैसे 1 I 2 II 3 III 4 IV 5 V 6 VI 7 VII 8 VIII 9 में IX 10 में X, है ना। अब इसके बाद जैसे क्वेश्चन आता है 11 कैसे लिखेंगे, तो 11 लिखेंगे XI 11 XII 12 XIII, है ना। वैसे ही अपने को बढ़ते जाना है। 20 तो 20 लिखेंगे XX से, 30 लिखेंगे XXX से, 40 लिखेंगे XL से, 50 लिखेंगे L से, 60 लिखेंगे LX से, 70 लिखेंगे LXX से,
80 लिखेंगे एल ट्रिपल एक्स से, 90 एक्स सी से और 100 सी तक, है ना। तो ये आपको याद रखना है और इसको कैसे लिखना है ये आपको याद रखना है। और इस चैप्टर में यही आपका आखिरी टॉपिक था। तो आज हमने पूरा फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।